नमस्कार दोस्तों, मैं उत्तम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग अपने एमपी की जो सीरीज चला रहे हैं उसी सीरीज के तहत मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे। बहुत ही फैक्चुअल सा टॉपिक है और इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बनाने का अधिकार किसके पास होता है। सामान्यतः यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, लोगों को लगता है कि राष्ट्रीय अभयारण्य सिर्फ जो है केंद्र सरकार बना सकती है और अभयारण्य जो है राज्य सरकारों को बनाने का अधिकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों को राष्ट्रीय उद्यान बनाने के अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय उद्यान अगर एक बार बन गया, अगर उसकी सीमाओं में परिवर्तन करना है तो यह अधिकार जो है सिर्फ राज्य सरकार के पास होती है। उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, सीमाओं में परिवर्तन करना है तो ये अधिकार किसके पास है? सिर्फ राज्य सरकार के पास है। लेकिन राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने का अधिकार केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के पास होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये ध्यान है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय अभयारण्य, तो जब आज मैं लेक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ तो अब तक 106 राष्ट्रीय अभयारण्य पूरे भारत में बनाए गए हैं। सर्वाधिक राष्ट्रीय अभयारण्य होने का गौरव मध्य प्रदेश को ही प्राप्त है, जहाँ पर 12 राष्ट्रीय उद्यान अभी तक बनाए जा चुके हैं। ठीक है, अभी तक जो है 12 राष्ट्रीय उद्यानों का यहाँ पर विकास किया जा चुका है या चिन्हित किया या इन्हें नोटिफाइड किया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए क्यों जाते हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान बनाने के एक मल्टीपल उद्देश्य है। एक तो जैव विविधता को बनाए रखना है, वन्य जीवों व वनस्पतियों को संरक्षण प्रदान करना है। राष्ट्रीय उद्यान व उद्यान में अंतर क्या होता है अभयारण्य में? तो राष्ट्रीय उद्यान के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं बहुत टफ होते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की मानवीय गतिविधियों को अलाउ नहीं किया गया है, जैसे कि आप ना तो पशु चारण कर सकते हैं, न लकड़ी की कटाई कर सकते हैं। पूरी तरह से इन वनों को रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। अभयारण्य में राष्ट्रीय उद्यान की अपेक्षा थोड़े से कानून आसान होते हैं और यही अंतर है, बेसिकली ध्यान रखिएगा। और जो राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा रहे हैं उसका उद्देश्य यही है कि ऐसे प्राणी जो विलुप्त होते जा रहे हैं उनको संरक्षण प्रदान करना है, जैव विविधता को बनाए रखना है, अपने वनों में विस्तार करना है। तो ये इसके ओवरऑल हमारा उद्देश्य हो गया है। मध्य प्रदेश में भी जो है टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और जो अभयारण्य है इनकी संख्या भी जो है लगभग 25 के आसपास हमको मिलती है। यहाँ पे डेटा में बड़ा वेरिएशन आता है, इसलिए मैं लगभग शब्द आपके सामने लगा रहा हूँ। इन 12 अभयारण्यों में 6 अभयारण्यों में तो टाइगर प्रोजेक्ट को चलाया गया है और 12 राष्ट्रीय उद्यानों में, राष्ट्रीय पार्कों में जो है 6 में जो है आपका प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया है। जबकि एक अभयारण्य जो है, अभयारण्य में भी जो है रातापानी जिसका नाम है, वहां पर भी जो है टाइगर प्रोजेक्ट को संचालित किया गया है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट को 1973 में शुरू किया गया, जबकि मध्य प्रदेश उसके एक साल बाद 1974 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। और देखिए 1974 में हमने टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया और आज भी हम लोग टाइगर स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। संभवतः सबसे ज्यादा यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। द्वितीय नंबर पर कर्नाटक में है। कुछ समय के लिए मध्य प्रदेश से दर्जा छीना था, कर्नाटक ने मध्य प्रदेश को रिप्लेस किया था, लेकिन पुनः से मध्य प्रदेश जो है इस अपने स्टेटस को प्राप्त कर लिया है टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर स्टेट के रूप में। अब मध्य प्रदेश पूरे भारत में चीता स्टेट के रूप में भी जाना जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कूनो पालनपुर में जो है नामीबिया से चीतों को लाकर के पुनर्वास कराया गया है। तो अब मध्य प्रदेश को अब हम लोग चीता स्टेट के रूप में भी जानेंगे। ठीक है, अब एक एक अभयारण्य को हम लोग मैप के थ्रू भी समझेंगे। सबसे अच्छा तरीका है इसको हम ऊपर से चले और ऊपर से देखते हुए इसके मैप के थ्रू इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। यहाँ पर सामान्यतः देखिए, यहाँ से
मेंस में फुल क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही कम रहती है, लेकिन आपसे 3 नंबर व 50 शब्दों में यहाँ से क्वेश्चंस को वो पूछ सकते हैं। एक मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है अभ्यारण्य की स्थापना कैसे की जाती है और इसका नियंत्रण कैसा होता है, ये सब क्वेश्चंस पूछ सकता है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 नंबर और आपके 5 नंबर के लिए मुख्य रूप से बनेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने कहा कि किसको किसको, तो वही मैंने कहा कि देखिए ये चीज मैंने बताई कि राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों के द्वारा घोषित किए जा सकते हैं, लेकिन जब उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन करना होगा तो राज्य की विधानमंडल को इसके लिए संकल्प पारित करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद देखिए टोटल 106 संख्या है इनकी और जैव विविधता को बनाए रखना है, प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार लाना है, वन्य जीवों को प्रोटेक्शन देना है, ये इसके सब उद्देश्य हो गए हमारे। ठीक है। अब वही क्या अनुमति है क्या अनुमति नहीं है, तो देखिए जो भी राष्ट्रीय उद्यान है मानवीय गतिविधियों की किसी तरह की अनुमति वहां पर नहीं होगी। किसी भी तरह के वहां पे जो जानवर रह रहे हैं उनके नेचुरलिटी पर, उनके हैबिटेट पर हम किसी भी तरह से, उनके आवास पर, उनकी जीवनचर्या पर हम किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो वही लिखा है जंगली जानवर के आवास को क्षति हम नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। और इसके बाद देखिए प्रदेश में 12 प्रोजेक्ट हम लोग ने लिखा है राष्ट्रीय उद्यान, 6 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है, 25 अभ्यारण्य भी स्थापित हैं। तो 6 तो जो चलाए गए हैं वो राष्ट्रीय उद्यान में चलाए गए। एक जो है रायसेन जिले पर रातापानी अभ्यारण्य है, वहां पर जो है टाइगर प्रोजेक्ट को चलाया गया। ये दिमाग में रखिएगा, सिर्फ एक ही ऐसा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग मैप के थ्रू। मैंने कहा था पहले हम 12 अभ्यारण्य को याद करें। सबसे पूरे शुरू करते हैं हम लोग श्योपुर से। तो कूनो पालनपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस साल जो परीक्षा होगी, जो हमारी 2023 में मई में संभावित परीक्षा प्रीलिम्स की है, इसको दिमाग में रखिएगा। कूनो पालनपुर किस जिले पर है, तो श्योपुर पर है। चर्चा का कारण नामीबिया से जो चीतों को लाया गया है उसको यहाँ पे पुनर्वास कराया गया है, इसके लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके पास दूसरा यहीं पर देखिए शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान है। ये हम लोग सब देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है, क्या कंटेंट है, पहले हम एक बार याद कर लेते हैं। तो ये जो ग्रिड रीजन हमको दिख रहा है, यहाँ पे जो ग्रिड रीजन दिख रहा है, इस ग्रिड रीजन में हमने 2 अभ्यारण्य को बनाया है, 2 राष्ट्रीय उद्यान हमको दिख रहे हैं, एक श्योपुर पे और एक शिवपुरी पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो पन्ना और छतरपुर में हमको एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान वही है जिसको 2020 में यूनेस्को ने जो है अपने अंदर जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में इसको मान्यता प्रदान कर दी। इसके पहले बाद में चलते हैं एकदम पूर्वी क्षेत्र पर, सीधी और सिंगरौली में जो है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है, ये हो गया हमारा। इसके बाद आइए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में विस्तारित है। इसके बाद आइए डिंडोरी, यहाँ पर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, और कान्हा किसली भी जो है मंडला व बालाघाट में हमको विस्तारित देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने कितने कर लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए पूर्वी साइड पर अगर हम देखें मध्य प्रदेश के, तो हमको 4 राष्ट्रीय अभ्यारण्य देखने को मिलते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये क्षेत्र ऐसे हैं, अत्यधिक घने क्षेत्र हैं, अत्यधिक पेड़ पौधे जंगल पाए जाते हैं। कारण क्या है? 150 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा वाले क्षेत्र हैं, इस कारण से यहाँ पर 4 अभ्यारण्य हमको देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद देखिए यहीं पर हमारा यही 150 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र का है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सिवनी व छिंदवाड़ा में विस्तारित किया गया। इसके बाद सतपुड़ा आ जाइए, होशंगाबाद में इसका विस्तार है, होशंगाबाद में इसको स्थापित किया गया है। इसके बाद खंडवा में आते हैं, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान को लेकर के बहुत सारे विवाद है। सामान्यतः कहीं पर भी ये नहीं मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश की जितनी किताबें लिखी गई हैं उसने सब ने ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में चर्चा की हुई है। फिजिकल प्रेजेंस के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, वहाँ पे जो अपॉइंटेड हैं डिपार्टमेंट में, सबका कहना है कि उन्होंने इसके बारे में नहीं देखा सुना है, पता नहीं कहाँ स्थापित है। इसके बाद डायनासोर का जो स्थापित किया गया है एक हमारा धार में और भोपाल में जो है वारमा वन विहार में।
ऊपर से नीचे तक फिर से कोशिश करते हैं एक बार इसको समझने की। तो हम चलते हैं पहले शिवपुर में। शिवपुर में हमारा कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। इसके बाद शिवपुर में आते हैं, यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान को रखा गया है। हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं, पन्ना छतरपुर में आते हैं तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान हमको देखने को मिल रहा है। हम और आगे बढ़ते हैं, सीधी सिंगरौली में जो है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी विस्तारित है। नीचे आते हैं हम लोग, नीचे आने पर हम लोग को देखने को मिल रहा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है। इसके बाद डिंडोरी में हमको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिल रहा है और कान्हा किसली जो है यह मंडला व बालाघाट में विस्तारित देखने को मिलता है। इसके बाद आते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट को पकड़ा है, सिवनी व छिंदवाड़ा को पकड़ के रखा हुआ है। सतपुड़ा का विस्तार जो है हमको होशंगाबाद में देखने को मिलता है। इसके बाद ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा जिले में देखने को मिल रहा है। डायनासोर किला जो बनाया गया है वह धार जिले पर बनाया गया है। और इसके बाद वन विहार जो है भोपाल में स्थापित किया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इन्हीं में से हमको ये भी देखना है कि टाइगर प्रोजेक्ट 6 में किसमें संचालित किए जा रहे हैं। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको डिस्कस करता हूं। यहाँ पर जो टाइगर प्रोजेक्ट है उसके लिए हम लोग ये कहते हैं केपीएस और बीपीएस। केपीएस व बीपीएस ये क्या है? इन 6 जगह पर जो टाइगर प्रोजेक्ट हमारे संचालित किए जा रहे हैं। आपको इसमें कलर की प्रॉब्लम आ रही हो सकती है, मैं इस कलर बदल देता हूं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है केपीएस और बीपीएस। ये क्या है? देखिए, कान्हा पहला, तो मैं यहाँ पे स्टार बनाता जाता हूं, ये पहला कान्हा। इसके बाद आप देखो पेंच, ये दूसरा। इसके बाद आप देखो सतपुड़ा, ये तीसरा। 3 तो हमको मिल गए, ठीक है। इसके बाद आते हैं बांधवगढ़, चौथा। इसके बाद संजय डुबरी, 5वां, ठीक है। केपीएस और अब आ जाओ बीपीएस, और एक एस से बचा हमारा कौन सा आ जाएगा? केपीएस बीपीएस। तो यहाँ पर सतपुड़ा भी हो गया हमारा, ये पेंच भी हो गया, 1 2 3। कान्हा किसली हो गया 1। इसके बाद हमारा हो गया संजय डुबरी हमारा, और इसके बाद पेंच, इसके बाद बांधवगढ़। तो आप देखिए 1 2 3 4 5, और ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है 5 के 6 हो गए हमारे पूरे। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने टाइगर प्रोजेक्ट को संचालित किया हुआ है। इसको बिल्कुल आप इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रॉपर, और ये आपको बहुत मदद करेगा। हम अपनी तैयारी यहाँ से शुरू करेंगे। पढ़ाई जब शुरू करने जा रहे हैं हम, तो हम कूनो पालनपुर से शुरू करेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, पूर्व से आएंगे, और फिर हम आखिरी में आकर वन विहार में अपने अध्ययन को खत्म करेंगे। बिल्कुल फैक्चुअल टॉपिक है। मेरा सजेशन मानिए, इसको हम 2 तरह से पढ़ेंगे। इनिशियली जब हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम हम सभी राष्ट्रीय उद्यानों के प्लेस को याद करेंगे। सेकंड टाइम जब इस लेक्चर को सुनना, तो इसके कुछ कंटेंट को याद करना। थर्ड टाइम जो है आप इसकी डेट पे जाना। डेट याद करना है तो अभी आज की डेट में कूनो पालनपुर को दिमाग में रखना, और कान्हा किसली, चूंकि यहाँ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में हमको बहुत सारी चीजें पढ़ लेनी है। बाकी हमें धीरे धीरे इसको याद करना। बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक है पूरी तरह से, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर। तो अब पहला कूनो राष्ट्रीय उद्यान, इसको 2018 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके पहले ये राष्ट्रीय उद्यान जो था अभ्यारण्य के रूप में यहाँ पे स्थापित था, और 2022 में नामीबिया से यहाँ पर ला करके चीता का पुनर्वास कराया गया, जिसके कारण ये कूनो अभ्यारण्य पूरे भारत में चर्चा का विषय रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2022 में इसको लाया गया 17 सितंबर को, ये हमारा एक डेट था, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं दूसरा माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी पर स्थापित है। यहीं पर जॉर्ज कैसल का किला बना हुआ है। इस जॉर्ज कैसल का जो किला है पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है। इस जॉर्ज कैसल की कहानी ये है कि 1911 में ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम व मैरी भारत आई हुई थी।
शिकार करने के लिए इनको आना था, इसलिए यहाँ पर इनके लिए एक शानदार जॉर्ज कैसल का महल बनाया गया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इसके पहले ही उन्होंने शिकार कर लिया था और वो यहाँ तक नहीं आ पाए थे। तो ये जॉर्ज कैसल का किला भी ध्यान रखिएगा। और शिवपुरी में इसको स्थापित किया गया है। नेशनल हाईवे 46 यहाँ से गुजरती है। ये जो पूरा शिवपुरी का अभ्यारण्य है हमारा, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं जिसके कारण जाना जाता है, जैसे कि सांख झील, जाधव झील और माधव झील जैसी सागर जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर स्थापित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो यहाँ पे प्रमुख वन जीव हैं तो शेर, चीता, हिरण, सांभर, नीलगाय, चीतल व चिंकारा जैसे हैं। तो इतना हमको इसके बारे में पहले पढ़ना है। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हो रही है, तो ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष के दूसरे साल है ना, 56 में स्थापित हुआ, 58 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार पन्ना व छतरपुर जिले पर है, ध्यान रखिएगा। यह भारत में मध्य प्रदेश के 3 जैव विविधता क्षेत्रों में से एक है, जिसको 2020 में यूनेस्को ने मान्यता प्रदान कर दी। जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बीचों बीच से कूनो नदी बहती, केन नदी बहती, सॉरी, इसके बीचों बीच से केन नदी बहती है। और ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान जो है, ध्यान रखिएगा, आंवले की फसल के लिए जाना जाता है। और यहीं पर एक रेप्टाइल पार्क की स्थापना कराई गई है और साथ में गिद्धों का जो पुनर्वास या संरक्षण इसको प्रदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गिद्ध जो पाए जाते हैं वह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, मैंने इसमें लिखा हुआ है। और इसमें भी टाइगर प्रोजेक्ट को संचालित किया गया है। तो 1981 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला और जबकि 1995 में इसको जो है टाइगर प्रोजेक्ट की संज्ञा दी गई। इससे जो है ना एक बड़ा अच्छा उपमा दिया जाता है, इसे राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न जो है किसको कहा जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैंने आपको सब बता ही दिया है इसमें क्या क्या है। तो ये आपका पूरा केन नदी बहती है, नदी को आगे आते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में अस्तित्व में आया और यहाँ पर भी टाइगर प्रोजेक्ट को संचालित किया जा रहा है। और बांधवगढ़ के बारे में अत्यधिक घना क्षेत्र है ये, अपने आप में वनों से घना क्षेत्र है। और ऐसा माना जाता है कि सर्वाधिक जो घनत्व है शेरों का, टाइगर का, यहीं पर पाया जाता। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, पूरी तरह से 32 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ पर एक नदी बहती है, उसका नाम चरणगंगा। मैंने कहा ना कि इसको आप स्टेप बाय स्टेप याद करिएगा। पहले इसका लोकेशन, शुरू में 2 फैक्ट, फिर जब सेकंड राउंड पढ़िएगा तब 3rd 4th फैक्ट को याद करने की कोशिश करिएगा। तो ये बोझिल नहीं होगा, आपको एक साथ याद हो जाएगा। याद रखिएगा, हाथियों को पुनर्वास यहाँ पर करवाया गया है। चरणगंगा बह रही है, इसको ध्यान रखिएगा। और हाथियों का निवास स्थान के रूप में इसको विकसित किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है किस जिले पर, उमरिया जिले पर ये स्थापित है। ठीक है, और आपको पता ही है यहाँ पर कुछ और मैंने फैक्ट लिखा है। जंगली भैंसों को संरक्षण दिया गया है। और इसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन ऐसा कहा जाता है कि शिव पुराण में भी है और राष्ट्रीय उद्यान में एक संस्कृत अभिलेख भी है। ये दोनों पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। इन दोनों पॉइंटों को हमको ध्यान रखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेके आया। एक तो संस्कृत अभिलेख इसके अंदर है और इसका वर्णन शिव पुराण में है। जंगली भैंसों का संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए, मैंने लिखा है कि यहाँ पर सर्वाधिक बाघ घनत्व पाए जाते हैं, ऐसा माना जाता है। इसीलिए इसको राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से इसकी तुलना की जाती है। तो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग पुणे से अगले वाले। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सीधी सिंगरौली में इसका विस्तार। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी विस्तारित है। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है 2 चीजों के लिए चर्चा रहता है। एक तो इसके अंदर सोन अभ्यारण्य भी है और इसके अंदर एक बगदरा अभ्यारण्य भी है। सोन
जो अभ्यारण्य है सोन घड़ियाल, यहाँ पर घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है। और जबकि जो बगदरा अभ्यारण्य है यहाँ पर काले मृगों को संरक्षण दिया गया है, इसलिए इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। यह जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर सर्वाधिक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, इसके लिए भी ये जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 1983 में की गई। और इसका क्षेत्रफल देखिए कितना छोटा है, 0.27 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर जीवाश्म जैसा नाम है, तो जीवाश्म किसका, पादपों का, वह पादपों और जंतुओं का जो जीवाश्म को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। और भारत में सिर्फ 4 ऐसे पार्क हैं जिनमें से एक जो है हमारे पास है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में बहुत सारी चीज पढ़नी है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, 1933 में इसकी स्थापना हुई। 1955 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और 1974 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। मंडला बालाघाट में विस्तारित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया। और ये भी ध्यान रखिएगा, अपना शुभंकर जारी करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। शुभंकर का नाम दिया गया भूर सिंह द बारहसिंघा। और इसको डेवलप किसका किया, उसका भी नाम याद रखिएगा, रोहन चक्रवर्ती के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इस राष्ट्रीय उद्यान को हम अपने मैप में देखें तो अब इसको बांधवगढ़ से जोड़ा जा रहा है। आप देखिए इसका खुद का विस्तार कहाँ पर है, तो आप देखिए बालाघाट, मंडला, उसके ऊपर जो है उमरिया, उन तीनों को मिला करके एक जंगल गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिवनी व छिंदवाड़ा में इसका विस्तार है। और चूंकि पेंच नदी यहाँ से बहती है, इसलिए इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में भी है। ऐसा माना जाता है कि मोगली लैंड, और इसका यहीं पर मोगली लैंड का विकास भी किया गया। इसका नाम बदल करके इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें मैंने लिखी है। इसमें सबसे चर्चित स्थल जो है काला पहाड़ है, कभी पूछ लेगा शायद MPPSC, तो इसके लिए मैंने इसमें लिख दिया है। आते हैं सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, होशंगाबाद, महादेव की पहाड़ी पर स्थित। यहीं पर मध्य प्रदेश का जैव विविधता क्षेत्र पचमढ़ी स्थित है। अत्यधिक सघन क्षेत्र है, ये दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पर देनवा व तवा नदी बहती है। ठीक है, घने जंगल पाए जाते हैं। सबसे ऊंचा मैंने लिखा है कि शिखर धूपगढ़ इसी पर स्थित है। और यहाँ पर भी 99 में टाइगर प्रोजेक्ट में इसको शामिल कर लिया गया है। बहुतायत में क्या पाया जा रहा है, कृष्ण मृग पाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए नीलगाय, जंगली भैंसा, हिरण, बारहसिंगा आदि जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहीं पर हमारी पचमढ़ी स्थित है, ध्यान में रखना है हमको। और जो पचमढ़ी है इसको पहाड़ों की रानी और हिल स्टेशन भी यहाँ पे है। बहुत ही खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान अपने आप में है ये। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। देखिए मैंने कहा था 2004 में इसकी स्थापना कराई गई है, लेकिन इसके बारे में ऑथेंटिक सोर्सेस की बहुत कमी है, क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक बुक इसके बारे में प्रॉपर कुछ लिखती। मैंने लिख दिया 4 में क्षेत्रफल लिख दिया है, और यहाँ पर पार्क है तो कुछ न कुछ तो वन्य जीव और पेड़ पौधे आपको दिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद आते हैं डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, धार में स्थापित किया गया है। डायनासोर के जो अंडों के अवशेष को यहाँ पर रखा गया है, और 6.5 करोड़ वर्ष पुराने ये अंडे हैं। उनके अंडों के अवशेष को बाघ, इस पे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले पर है, तो धार पे ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन सी नदी है, तो ये बाघ नदी है। बाघ नदी के किनारे इसकी स्थापना कराई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। वन विहार भोपाल, आपको पता ही है ये पहला ऐसा है जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है। शहर के बीचों बीच स्थित है। इसके अंदर एक चिड़ियाघर की भी स्थापना कराई गई है। सफेद शेरों को भी यहाँ पे रखा गया है, और इसको भी जो है
राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1979 में दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये पूरा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ क्वेश्चंस एक आध दो मुझे और लगे आपसे पूछ सकता है कि जैसे कि मध्य प्रदेश में घड़ियालों को संरक्षण किस किस अभ्यारण्य में दिया गया, तो 3 में दिया गया है। सोन अभ्यारण्य कहाँ पर है, सीधी जिला पर। इसके बाद केन अभ्यारण्य पन्ना में हो गया हमारा, और इसके बाद चंबल अभ्यारण्य मुरैना में हो गया। तो यहाँ पर तीनों को याद रखना। सोन कहाँ हो गया, सीधी सिंगरौली में इसका विस्तार है। केन हमको पन्ना में देखने को मिल रहा है, चंबल हमको मुरैना में देखने। इन 3 अभ्यारण्य में मध्य प्रदेश में घड़ियालों को संरक्षण दिया गया है। इसके बाद एक स्लाइड मैंने और लाई है, खरमोर पक्षी जो है 2 जगह पर इसको दिया गया है, सैलाना रतलाम पर है और सरदारपुर अभ्यारण्य धार पर है। तो यहाँ पर भी इन खरमोर पक्षी को मतलब मध्य प्रदेश के 2 अभ्यारण्य में विशेष रूप से प्रोटेक्शन दिया गया है। और लास्ट में चलते हैं, सोन चिड़िया के बारे में मैंने डिस्कशन किया है। ये दोनों ऊपर स्थित हैं। कौन कौन सा, करेरा अभ्यारण्य है शिवपुरी में, और घाटी गांव जो है वो ग्वालियर में है। ये कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग लिख लीजिए चाहें तो। जो करेरा अभ्यारण्य है वो हमारा शिवपुरी में देखने को मिल रहा है, शिवपुरी में स्थित है ये। तो शिवपुरी में माधव भी है और राष्ट्रीय उद्यान, और एक करेरा हमको अभ्यारण्य भी दिख रहा है, और घाटी गांव जो है वह ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। तो ये सोन चिड़िया को मध्य प्रदेश के 2 अभ्यारण्यों में संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद आते हैं, आखिरी एक स्लाइड और आपके लिए है, उसमें मैंने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मैंने ऐसे ही रख दिया था। ये सिर्फ आप ध्यान रखिएगा, 3 है। पचमढ़ी को 9 में लाया गया, अमरकंटक को 12 में लाया गया, और पन्ना को जो है 2020 में लाया गया। इसको याद करने का तरीका सबसे अच्छा है, इसको आप एक शब्द याद रखिएगा, PAP, है ना। तो इसके माध्यम से आपको याद रहेगा, पचमढ़ी से कहानी शुरू हुई, अचानक मार्ग में गई, फिर जो है P में लौट गई, मतलब पन्ना में लौट गई। तो इससे ध्यान रखिएगा, 3 जैव हमारे यहाँ 3 साइटों को जो है जैव आरक्षित क्षेत्र जो है, ये जो ईयर लिखा हुआ है यूनेस्को के द्वारा जो मान्यता दी गई है उसके ईयर के बारे में यहाँ पे चर्चा हम लोगों ने किया है। आज यहीं तक करते हैं, बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक था ये। अगले टॉपिक को हम लोग लेके आएंगे, मध्य प्रदेश के खनिज को देखेंगे। मध्य प्रदेश का खनिज क्या है, मध्य प्रदेश का खनिज समाप्त होने के बाद मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूं जिसको मैंने छोड़ा हुआ है, मुझे बिल्कुल याद है, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को। इसलिए मैंने छोड़ा है वो टॉपिक जो है, अब जब मैं करूंगा इतने नॉलेज लेने के बाद आपके, जब आप खनिज से भी परिचित हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जा रहा है, यहाँ पे अभ्यारण्य पता चल गया, आप उस पूरे क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है जहां पर मध्य प्रदेश PSC प्रत्येक साल आपसे एक ना एक क्वेश्चन मेंस में अनिवार्य रूप से पूछती है। तो हम बस 1-2 लेक्चर का और वेट करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है खनिज वाले टॉपिक में हम लोग 2 से 3 लेक्चर बनाएंगे, और इसके बाद जो है हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन में सीधे आ जाएंगे। और यहाँ से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो है हम लोग फिजिकल MP को बहुत सारा पार्ट यहाँ पे खत्म कर चुके होंगे। इसके बाद एक ऊर्जा वाला टॉपिक रहेगा, तो उसको भी हम टैकल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही जल्दी हम लोग एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर विजेंद्र सिंह सर जो है हिस्ट्री और अपने इथिक्स के भी क्वेश्चंस को लेके आएंगे। हम लोग प्री और मेंस दोनों टेस्ट सीरीज को कंडक्ट कराएंगे, और हमारा टारगेट जो है अभी जो मई में आप प्रीलिम्स कंडक्ट हो रहा है, उसके लिए हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि कम से कम हम 15 टेस्ट पेपर को यहाँ पर आपसे डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा एक वादा है आपसे, इस 15 क्वेश्चन में मिनिमम अगर हम हर पेपर में 100 क्वेश्चन को माने तो 400 और 15 का गुणा करें तो 6000 क्वेश्चंस आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, और विथ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक लंबा डिस्कशन कराएंगे, और अगर आपकी डिमांड रही तो इस टेस्ट सीरीज को हम लोग आपके साथ ऑनलाइन भी करने की, लाइव टेस्ट सीरीज करने की कोशिश भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।